हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज की इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, चलिए वर्तमान समय में हमारे भारत देश में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना है। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 भाग हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 395 अनुच्छेद थे और आज भी 395 अनुच्छेद है। लेकिन सुनने के लिए बार बार आता है कि कुछ अनुच्छेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन करके जोड़ा गया है। तो ये बदलाव कहाँ होता है? ये संख्या तो कभी नहीं बदली। 395 अनुच्छेद है, 395 आज भी है। ठीक है, तो देखिए बदलाव कहाँ होता है। जैसे अनुच्छेद 300 जो है ना, मान लीजिए अनुच्छेद जो 300 है उसमें जोड़ दिया जाएगा 300 का क। ठीक है, फिर 300 का ख, फिर ग, इस तरह से संशोधन करके इसमें क घ ग इस तरह से एडिशन किया जाता है। ठीक है, ये होता है संविधान संशोधन, चेंजेस किया जाता है। या तो किसी अनुच्छेद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे या फिर उसमें संशोधन करके कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है कहाँ पर बदलाव होता है। चलिए, सबसे पहला अनुच्छेद है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है मतलब कि देखिए राज्य दो तरह के हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल में काफी छोटे छोटे हैं, और दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये क्षेत्रफल में काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह के राज्यों को मिलाकर के जो राज्यों का संघ बना है उसको हम भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारा भारत देश है। ठीक है, अब देखिएगा राज्यों का संघ वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अब नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद दूसरा, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं या फिर स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि स्थापना की बात करें तो देखिए एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगी। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक राज्य था, बाद में अलग होकर 2 राज्य बन गए। तो ये अनुच्छेद दूसरा कहता है कि नए राज्य का प्रवेश भी हो सकता है या फिर स्थापित भी किया जा सकता है। ठीक है, नए राज्य का प्रवेश करने का अर्थ थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी छोटा सा हिस्सा, ठीक है, वहां के लोग अगर कहते हैं कि हमें भारत में मिलना है, ठीक है, वहां के लोग अगर कहते हैं हमें भारत में मिलना है और वहां पर ऐसा कुछ हो जाता है इन केस कि वहां के लोगों को परमिशन मिल जाती है और भारत इस चीज को अगर स्वीकृत कर लेता है, तो वहां के छोटे से हिस्से को हम हमारे भारत देश का भारत नाम दे सकते हैं कि ये हमारे देश का हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हुआ नहीं है। बस एक छोटा सा एग्जांपल है सिक्किम। ठीक है, जो सिक्किम राज्य की आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो सिक्किम राज्य है उसको जोड़ने का भी एक यही तरीका था। पहले भारत देश का नहीं था, लेकिन बाद में इसने चाहा, सिक्किम देश ने, सिक्किम एक देश हुआ करता था छोटा सा, है ना, ये छोटा सा ही है लेकिन देश के तरह एक दर्जा था इसका, और उसने चाहा कि मुझे भारत में मिलना है तो ये मिला और हमने उसको मिला लिया। ठीक है, इस तरह से कोई भी छोटा सा हिस्सा देश के या फिर दुनिया के किसी भी कोने का छोटा सा हिस्सा अगर चाहता है हमें भारत का बनना है तो वो बन सकता है। उसे कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकते हैं और इसकी स्थापना भी कर सकते हैं ना, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद जो दूसरा है ये परमिशन देता है। अब देखिए अनुच्छेद तीसरा क्या कहता है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। ठीक है, नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल लेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। ठीक है, एक राज्य था, टूटकर अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। ठीक है, भाषा के आधार पर हुआ है ये अलग। तो इस तरह से संसद विधि बना सकती है, मतलब कानून बना सकती है और नए राज्य बना सकती है ना। अगर कोई पहले से राज्य बना हुआ है उसको अलग अलग कर सकती है ना, या फिर नए राज्य भी बना सकती है, या फिर कोई जो ऐसा राज्य उसकी सीमा, क्षेत्र या फिर उसके नामों में भी बदलाव कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद तीसरे का मतलब आप समझ गए। चलिए अनुच्छेद 5वें की बात करते हैं। संविधान के प्रारंभ होने के समय, ठीक है, संविधान के शुरू होने के समय मतलब कि
26 जनवरी 1950 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ था ना, ये डेट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। ठीक है, नागरिकता जब मिल रही थी ना, तो नागरिक कौन होगा, देश का नागरिक किसे कहेंगे। जब संविधान प्रारंभ हो रहा था उस समय जो भी भारत देश में है उसको, या फिर जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जिनके पिता या माता भारत के नागरिक रहे हो, है ना, संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो, उन सभी को इंडियन कहेंगे। ठीक है, उन सभी को भारत का नागरिक कहेंगे, ऐसा अनुच्छेद 5वां कहता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। हमने यहाँ पर से उन्हीं अनुच्छेदों को लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे। ठीक है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका अर्थ समझिएगा। देखिए कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका जिसे इंग्लिश में हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, संसद की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का प्रधान हो गया प्रधानमंत्री, और महान्यायवादी। ठीक है, इन सभी को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको। संसद में जो कार्यपालिका है वो कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इन सबसे मिलकर बनती है कार्यपालिका। अब इस लाइन को आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका का अर्थ आप समझ गए, इसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हमें इन चीज़ों के मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं भारतीय संविधान पे 80 वीडियो ला चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने बेसिक से संविधान सभा से लेकर पूरा A to Z आखिरी तक, है ना, पूरे अनुच्छेद एक एक करके मैं एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं मैंने उसको यहाँ पर कवर किया है। अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी भारतीय संविधान, वहाँ पर आपको बेसिक से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस वहाँ पर मैंने MCQs भी कवर करवा दिए, सारे नोट्स बनाकर आपको फ्री PDF भी अवेलेबल करवा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, पदेन अध्यक्ष, है ना, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एक्चुअल में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या फिर कहें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, कौन होता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट अनुच्छेद 74 क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। ठीक है, देखिए इस लाइन को समझते हैं पहले। मंत्रिपरिषद, है ना, मंत्रिपरिषद के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाकर MCQs करवा चुकी हूँ। ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद, यहाँ पर संघ की बात हो रही है ना, ये राष्ट्रपति को देखा जाए। देखिए ध्यान से सुनेगा, हमारे भारत देश में 2 सरकार है, एक केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार, है ना। संघ की बात करें, केंद्र की बात करें, तो हमेशा आपको याद रखना है यहाँ पर संसद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर विधानमंडल के बारे में बात होती है। ठीक है, राज्य सरकार की बात करें ना तो वहाँ पर विधानमंडल के बारे में पूछा जाता है, जिसमें राज्यपाल आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं। ठीक है, विधानसभाएं, विधान परिषदें आती हैं। लेकिन जब भी बात करते हैं संघ की या केंद्र की, तो वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा, है ना, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। अब प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे, केंद्र में बनेंगे। ठीक है, तो देखिए जितने भी मंत्रिपरिषद है उनका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। देखिए राष्ट्रपति जी के हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन उसका प्रयोग वो खुद नहीं कर सकता है। उसका प्रयोग करने से पहले उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री तो हमारे सेतु हैं मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जी के बीच में। ठीक है, मंत्रिपरिषद ने जो सलाह ले ली उसको हमारे प्रधानमंत्री जी उस सलाह को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं इनके हाथों में पावर तो बहुत है, लेकिन वास्तविक में उस पावर का प्रयोग कौन करता है, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसलिए आपने बहुत जगह प्रधानमंत्री का नाम ज़्यादा सुना है। एक्चुअली में वो पावर तो राष्ट्रपति जी की है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए किसी
सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अब देखिए, आपने यहाँ भी क्या समझा कि जो मंत्रिपरिषद जो भी सलाह दे दे हमारे राष्ट्रपति जी को कि आपको इसी तरह से कार्य करना है, तो राष्ट्रपति जी को वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले सकते। इनको डिसीजन लेने से पहले, है ना, कुछ भी कार्य करने से पहले हमारे मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ती है, ठीक है। अगर नहीं लेते हैं तो इसे महाभियोग प्रोसेस के द्वारा राष्ट्रपति जी को दंडित किया जा सकता है ना। अगर राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह ना ले और खुद ही डिसीजन लेने लग जाए तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ये विवश है मंत्रिपरिषद का सुझाव लेने के लिए। लेकिन इन केस राष्ट्रपति जी को लगता है कि नहीं, मुझे ये जो मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है ये शायद कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए मैं भेज दूं मंत्रिपरिषद के पास, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद ने वापस विचार करके वैसा ही वैसा जो भी मामला है राष्ट्रपति जी को दे दिया है कि भैया हम इस पे विचार करने के बाद हमने यही आपको सलाह दी है, तो राष्ट्रपति जी को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह का अगर कोई भी विवाद खड़ा होता है तो उसका निपटारा किसी भी न्यायालय में नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। सिंपल भाषा में बोलें तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति जी चलते हैं, ठीक है, बस ये बात है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान है प्रधानमंत्री, इसलिए इनका नाम ज़्यादा आता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में पावर ज़रूर है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री प्रधान किसके हैं? मंत्रिपरिषद के। तो जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी, कार्य वही करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 76 कहता है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, ठीक है। कौन होता है? ये विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। सिंपल भाषा में कहें तो महान्यायवादी कौन है? कानूनी सलाहकार है, एक तरह से वकील है ना। किसके हैं? ये केंद्र सरकार के, ठीक है, केंद्र सरकार के क्या है? वकील है महान्यायवादी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति जी को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी को लगता है कि मेरे पास सूचना आनी चाहिए, प्रशासनिक या विधायी मामले या फिर मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया है, मेरे पास इस तरह की सूचना आनी चाहिए, तो ये सूचना पहुंचाने का कार्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति जी तक ये सूचना कौन पहुंचाएंगे? प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 86, ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि संसद को अब यहाँ पर संबोधित करना है या फिर उन्हें कुछ डिसीजन उन्हें बताना है या फिर किसी तरह की कोई चर्चा करनी है, कोई बात करनी है, तो इस तरह का वो संदेश भेज सकते हैं, ठीक है, किसे? संसद को। नेक्स्ट, अनुच्छेद 89, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, और यहाँ पर उपसभापति भी होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति दोनों की यहाँ पर पद बनाए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसका अर्थ समझिएगा, संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। एक बिल आता है और वो बिल कानून का रूप लेता है, ठीक है, और हमारे देश में लागू होता है। इसके पहले बहुत हंगामे होते हैं, न्यूज़ चैनल में आप देखते हो, है ना, सदनों में क्या हंगामे होते हैं, जूते चप्पल निकलते हैं, बिल की कॉपियां फाड़ देते हैं, एक दूसरे पे टेबल कुर्सी फेंक देते हैं। इतने हंगामे होने के बाद कोई छोटा सा बिल एक विधेयक का रूप लेता है, एक कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। जब वो पास होता है तो कोई भी बिल को पास कराने से पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों में इसको पारित करना पड़ता है,
ठीक है, बहुमत के द्वारा दोनों जगह से पारित करने के बाद एक बिल कानून का रूप लेता है। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में आपसी बात नहीं बैठ पा रही है, ये चाहता है कि बिल को पास कर दे लेकिन राज्यसभा कहता है कि बिल को पास ना करे, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में दोनों सदन, ये दोनों सदन है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को एक साथ बिठा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, ताकि इस बिल पर दोनों मिलकर बात करें और अपनी अपनी राय दे कि भैया क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस बिल को कानून का रूप नहीं देना चाहिए। ठीक है, मीनिंग समझ में आया आपको? अनुच्छेद 108 का मतलब कि अगर किसी भी बिल को लेकर दोनों सदनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पास नहीं हो पा रहा है, तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन करवा सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन मतलब एक साथ बिठाकर वहां के लोगों के आपस में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, वहां तो और ज्यादा हंगामे होने हैं, बहुत सारे जूते चप्पल फेंकते हैं निकाल के। नेक्स्ट, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, धन विधेयक अलग है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। धन विधेयक अलग होता है, नॉर्मल जो बिल आते हैं वित्त विधेयक अलग होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ वैसे, तो इसमें परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 111 क्या कहता है? संसद के दोनों सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, देखिए अब कोई जो बिल होता है ना, वो दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है और वो मुहर लगाते हैं, उसके बाद ही एक बिल कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सहमति दे सकते हैं कि हाँ इसको बिल बना दिया जाए, या फिर उसको मना भी कर सकते हैं। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी कितने मजबूर है बेचारे। राष्ट्रपति जी कोई कार्य खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, इससे पहले उनको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। और यहाँ पर भी देखिए संसद इतना पावरफुल है, संसद के लोकसभा राज्यसभा में अगर बिल पास हो गया है तो हमारे राष्ट्रपति जी को उसके ऊपर मुहर लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ कुछ इनके पास अलग सी पावर्स होती हैं, ठीक है, जैसे पॉकेट वीटो हो गई, इस तरह के कुछ पावर्स होती है, लेकिन अगर उस पावर को छोड़ दिया जाए तो अगर हमारे राष्ट्रपति जी के पास अगर वो विधेयक आ गया कि भैया आपको बिल बनाना, इसको मतलब कानून का रूप देना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति चाहो तो अपनी मन की करने के लिए उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद में कि भैया इसको वापस विचार करके आप मुझे एक और बार दीजिए। और अगर वहां पुनर्विचार करने के बाद ऐसा का ऐसा वापस राष्ट्रपति जी को वो विधेयक दे दिया गया तो राष्ट्रपति जी को कैसे भी करके उसके ऊपर स्वीकृति देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि उस बिल को कानून का रूप देना ही पड़ेगा, मुहर लगानी ही पड़ेगी, वो अस्वीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए कितने मजबूर है राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 112 कहता है प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हेतु राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 112 कहता है। अनुच्छेद 123 कहता है संसद के अवकाश। ठीक है, संसद का अवकाश मतलब संसद की अभी छुट्टी चल रही है, सत्र नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब कि संसद की छुट्टी चल रही है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें अध्यादेश जारी करना मतलब कि एक ऐसा कानून लेकर आना जो जरूरी है अभी तत्काल। ठीक है, देश की ऐसी सिचुएशन है कि तत्काल एक कानून लाना पड़ेगा और सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, लेकिन टाइम अभी ऐसा है कि सत्र नहीं चल रहा है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा कभी बिठाकर चर्चा नहीं कर सकते, तो ऐसे में अधिकार है हमारे राष्ट्रपति जी के पास कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब कि कानून कुछ समय के लिए लागू कर सकता है। ठीक है, जो इनको सही लगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124 कहता है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही निकल के आता है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके गठन के बारे में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 124 में ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, ये कैसा है? एक तरह का अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाएगी। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? ये कैग बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे कैग कहते हैं।
इसका कार्य समझिएगा, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये क्या करता है, देखिए हमारी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, ये दोनों के लिए कार्य करता है। राज्य सरकार, भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा आता है, तो उस पैसे का लेखा जोखा रखने का कार्य है कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब केंद्र सरकार के लिए पढ़ा था। अब यहाँ पर हम राज्य सरकार के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य सरकार में राज्यों में होते हैं राज्यपाल, राज्यों में कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। वहाँ मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है, विधानमंडल होती है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 163 ये कहता है कि जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो देखिए राज्यपाल के जितने भी कार्य हैं उनको सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगा, और इन मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर, मतलब इस मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर इसका प्रधान कौन होगा, वो होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा, मुख्यमंत्री। पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस समझेगा, है ना, रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ राज्यपाल की जगह अब आप राष्ट्रपति जी को रख लीजिए, मुख्यमंत्री की जगह पर आप यहाँ पर प्रधानमंत्री को रख लीजिए, ठीक है। और मंत्रिपरिषद तो वही है ना। मंत्रिपरिषद का कार्य है सुझाव देना, ठीक है। तो देखिए जो मंत्रिपरिषद है ये राज्यपाल को सुझाव दे रही है राज्य सरकार में, जिस तरह से केंद्र में मंत्रिपरिषद सुझाव देती थी राष्ट्रपति जी को। लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, जो हमारे राज्यपाल जी है ना, ये चाहे तो मंत्रिपरिषद का सुझाव ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी को तो लेना ही पड़ेगा केंद्र सरकार में, ठीक है। उधर केंद्र में राष्ट्रपति जी को केंद्र वहाँ की मंत्रिपरिषद का जो भी डिसीजन है, निर्णय है, वो तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन राज्य में राज्यपाल को थोड़ी सी छूट दे रखी है कि वो ज़रूरी नहीं है मंत्रिपरिषद की बात माने। नेक्स्ट अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभाएं द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। देखिए आप जैसा कि जानते हैं, मैं आपको याद करवा चुकी हूँ ट्रिक से कि किस किस राज्य में विधान परिषदें हैं, ठीक है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, ध्यान रहे, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है ना। राज्य की बात करें तो राज्य सरकार, है ना, राज्य की विधायिका में क्या आती है, विधानमंडल। विधानमंडल के दो सदन है, एक है विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। विधानसभा हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, है ना। विधान परिषद को चाहे तो बना सकते हैं, है ना। बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, संसद द्वारा इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, और वहाँ पर विधानसभा के द्वारा बहुमत भी पारित करना पड़ता है, मतलब मत डलते हैं, और वहाँ के जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या अपने राज्य में विधान परिषद को बनाया जाए या ना बनाया जाए, ठीक है। तो चाहे तो ये इनके ऊपर, राज्य के ऊपर है कि अपने राज्य में विधान परिषदें बनाएं या ना बनाएं। अगर इनको बनाना है तो विधानसभा में बहुमत पारित से प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और दूसरा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर पहले ही सही है तो उसको आप भंग भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ है। वहाँ पर विधान परिषद थी, ठीक है, लेकिन उसको हटा दिया गया जब वो एक केंद्र शासित प्रदेश में चला गया, है ना। पहले ये राज्य था, उसके बाद जब केंद्र शासित प्रदेश में गया तो वहाँ की विधान परिषद को हटा दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 200 राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए राज्य की विधायिका क्या होती है। राज्य की विधायिका जैसे कि केंद्र की विधायिका में आती है, केंद्र की विधायिका में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लोकसभा राज्यसभा आ जाती है, ठीक है। उसी तरह से राज्य की विधायिका में क्या आता है, विधानमंडल के दो सदन आ जाते हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा रिलेट करके चल रहे हो आप। देश में दो ही तो सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है। केंद्र में कौन आ गए, हमारे राष्ट्रपति जी आ गए, संसद आ गया, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा। राज्य सरकार की बात करें, राज्य की विधायिका में विधानमंडल, उसमें विधानसभा और विधान परिषद आ गई, ठीक है। और इधर राज्यपाल आ गए और मुख्यमंत्री आ गया, कहाँ, राज्यों में। बस यही चीज़ तो आपको समझनी है। मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, A to Z क्लियरिटी से समझाया कि भैया डिफरेंस क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, ठीक है। चलिए
अब राज्य की विधायिका तो आप समझ गए, विधायिका में क्या आती है, वहां पर आ जाती है विधानसभा और विधान परिषद, है ना। तो राज्य की जो विधायिका है, इनके द्वारा कोई विधेयक अगर पारित हुआ है तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे केंद्र में हम राष्ट्रपति जी के पास लेकर जाते हैं, है ना, और राष्ट्रपति जब मुहर लगाते हैं तो वो एक बिल कानून का रूप ले लेता है। उसी तरह से राज्य सरकार को अगर अपने राज्यों में कोई कानून लाना है तो उसकी विधायिका में पहले वो बिल पारित होगा, उसके बाद हमारे राज्यपाल जी उस पर मुहर लगाएंगे, तब जाकर राज्यों में एक कानून पारित हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, जो एक अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्यपाल द्वारा जो कानून पारित किया जाता है वो सिर्फ उसी राज्य में लगता है, सब जगह नहीं लगता है। लेकिन केंद्र की बात अलग है, राष्ट्रपति जी ने जो पारित कर दिया कानून वो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल ने अगर कोई कानून पारित किया है तो सिर्फ वो उसी के राज्य में लगेगा। ठीक है, अब देखिए, वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, सेम वही लाइन है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी। देखिए, अगर आप केंद्र सरकार को समझ जाओगे अच्छी तरह से तो राज्य सरकार को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि राज्य की विधायिका ने अगर किसी बिल को पारित कर दिया है, वो पारित हो गया है विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी पारित हो गया है, तो उसके बाद आखिरी होता है कि राज्यपाल जी का उसमें मुहर लगना होता है, तब वो बिल जो होता है ना वो कानून का रूप ले लेती है। लेकिन ऐसे में पारित होकर आ गया है कोई बिल राज्यपाल जी के पास, तो राज्यपाल जो चाहते हैं कि मैं अभी इस पर स्वीकृति ना दूं, पुनर्विचार के लिए भेज दूं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। लेकिन वापस अगर वो बिल ऐसा कैसा इनके पास आ गए तो इनको उसके ऊपर मुहर लगानी पड़ेगी, या फिर ये चाहते हैं कि मैं मुहर लगाने से पहले राष्ट्रपति जी का विचार एक बार सुन लेता हूँ कि राष्ट्रपति जी क्या चाहते हैं, इसको मैं अपने राज्य में लागू करूँ या ना करूँ। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी के पास ये विचार करने के लिए उस बिल को भेज सकते हैं, उस विधेयक को भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 213 कहता है राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, वही बात है कि राज्य की विधायिका भी छुट्टी पर है। ठीक है, राज्य की विधायिका छुट्टी पर है, सत्र नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो राज्यपाल जी हैं हमारे, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसे लगता है कि किसी राज्य में, जिस भी राज्य का वो राज्यपाल है, उसको लगता है कि कोई कानून अभी लाना पड़ेगा, मेरे राज्य की स्थिति अभी सही नहीं है, तो वो थोड़े समय के लिए कोई कानून बना सकता है। ठीक है, उसे अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय बनाए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में से 25 उच्च न्यायालय हैं और देश में देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 25 में से ही सबको बांट दिया गया है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके मतलब कि कुछ ऐसे उच्च न्यायालय है जिसके अंडर में 2-3 राज्य आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं ना। इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और एक है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, अनुच्छेद 226 कहता है मूल्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति है। ठीक है, रिट्स आपके मूल अधिकारों है, तो उच्च न्यायालय में आप जाकर सीधे वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं और वहां से 5 तरह के रिट जारी होते हैं। ठीक है, 5 तरह के कौन कौन से रिट हैं मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ आप लोगों को। संविधान की वीडियो में आपको सब मिल जाएगा ना, संविधान प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय दोनों 5 तरह के रिट जारी करते हैं, ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, किस किस तरह के रिट जारी करते हैं और कब कब जारी करते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेकर मैं अभी बता रही हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, मान लीजिए वो गवर्नमेंट टीचर है लेकिन वो गवर्नमेंट डॉक्टर का काम करने चला है, ज़बरदस्ती मतलब नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, तो ऐसे में कंप्लेन करके आप उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई अधिकारी है जो ज़बरदस्ती दूसरा कार्य कर रहा है जबकि इस चीज़ के लिए वो बना नहीं है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय रिट जारी करता है और उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेता है। ठीक है, इस तरह से कहते हैं कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो 5 तरह के रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय भी करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। ठीक है, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय हर बार नहीं जा सकते, तो आपके नज़दीकी उच्च न्यायालय में जाकर आप रिट जारी करवा सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका यही उच्च न्यायालय में भी मिल सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 223 क्या कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च परामर्श से की जाएगी, है ना। जिला न्यायाधीश जो भी होते हैं इनकी नियुक्ति जब भी करते हैं तो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट अनुच्छेद 235 कहता है उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। एक तरह का पैरामिड बताया था मैंने आपको। देखिए यहाँ सबसे नीचे आ जाते हैं जिला अदालतें, फिर आता है उच्च न्यायालय और उसके ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इस तरह का पैरामिड बता चुकी हूँ मैं। देखिए ये जो न्यायालय है ना, एक्चुअली में ये स्वतंत्र है। ये ना केंद्र सरकार के लिए कार्य करती है ना राज्य सरकार के लिए कार्य करती है। ये सिर्फ न्याय दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, क्या दिलाने का? न्याय दिलाने का कार्य है इनका। ठीक है, आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार को फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर किसी हाई कोर्ट ने किसी राज्य सरकार को फटकार लगा दी। ठीक है, अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, मतलब कि ये किसी सरकार के लिए कार्य नहीं करती है, ये सिर्फ न्याय दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। कौन? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका में ये एक पैरामिड में बता चुके हैं आप लोगों को, पढ़ाया था मैंने अच्छी तरह से, कि नीचे आ जाती है जिला अदालतें, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। स्वतंत्र अपना कार्य करने के लिए, लेकिन एक दूसरे को कंट्रोल करती है। सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट को कंट्रोल कर लेती है, हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, इन छोटी छोटी न्यायालयों को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा, वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखिए केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, मतलब कि राज्य की विधायिका ही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे केस अलग हैं, जैसे पुदुचेरी और दिल्ली। हमारे सिर्फ ये 2 केस अलग हैं जहाँ पर इनकी खुद की विधायिका है, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर राज्यपाल याद रहे उपराज्यपाल भी है। ठीक है, देखिए राज्यों में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं, जिसमें उपराज्यपाल भी होते हैं। ठीक है, प्रशासक जिन्हें हम उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश को सीधा नियंत्रित कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी के हाथों में इसका प्रशासन होता है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति जी सीधा उनको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे में उनके द्वारा वो प्रशासक को वहाँ पर नियुक्त कर देते हैं, जो उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। या फिर वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को ये अधिकार दे देगा कि आप किसी एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी बन सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त भार दे सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 कहता है, इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन के बारे में बताया गया है। इसकी संरक्षणा कैसे होनी चाहिए, आसन, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, पंचायत एवं नगरपालिका के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ और MCQs भी कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 में पंचायत एवं नगरपालिका के गठन के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट अनुच्छेद 245 कहता है, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 245 क्या कह रहा है। अब आपने ये तो सुना है कि संसद में बिल पारित होते हैं और राज्य की विधानपालिका में भी बिल पारित होते हैं। संसद में मुहर लग जाती है हमारे राष्ट्रपति जी की, तब जाकर एक छोटा सा बिल कानून का रूप ले लेता है। राज्य की विधानपालिका में मुहर लगाते थे हमारे राज्यपाल जी। ठीक है, और वो एक कानून का रूप लेता है। सलाह कौन देता है? इधर से सलाह मिलती है इनको प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से, इधर से सलाह मिलती है इनको मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बात करें तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सूचियाँ जारी कर रखी है इनके लिए। संसद के पास यहाँ पर केंद्र सूची है, ठीक है, संघ की सूची अलग है जिस पर वो कानून बनाती है। राज्य की विधानपालिका के पास राज्य की सूची अलग है जिसके ऊपर एक कानून बनाई गई। ठीक है, जो केंद्र की जो सूची है उस पर राज्य नहीं कानून बना सकता और राज्य की सूची पर केंद्र कानून नहीं बना सकता। ठीक है, अगर बनाना चाहे तो एक अलग प्रोसेस होती है जहाँ पे राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, उसको अभी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो संसद के पास जो बिल बनाती है वो, तो उसके पास अलग अलग टॉपिक होते हैं। राज्य जब बिल कोई कानून बनाता है तो उसके पास अपने अलग अलग टॉपिक होते हैं। ठीक है, राज्य जो बनाता है कानून वो उसके राज्यों में लागू होते हैं, लेकिन अगर केंद्र बनाता है, संसद द्वारा अगर कानून अगर पारित हो गया तो पूरे देश में लागू होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 245 कहता है, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अब देखिए 3 तरह की सूची होती है, एक है संघ की सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, संघ की जो सूची है उसके पास कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें सिर्फ संसद कानून बनाएगी, राज्य की सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे टॉपिक जिस पर कानून बनाने चाहिए या फिर देश विकसित होता चला जा रहा है ना,
तो कुछ नए नए कानून बन जाते हैं मोबाइल के ऊपर। पहले कानून नहीं बने थे पर अब बनने लगे हैं, तो कुछ जो नए नए कानून बनते हैं वो अवशिष्ट में आ जाती हैं, मतलब कि ऐसे पावर जो आगे जोड़े जा सकते हैं, तो उनके ऊपर पावर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किस में है, संसद के हाथ में है। ठीक है, जो नए नए कानून बनेंगे तो उसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, वो हमारे संसद का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 249, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा कहाँ आ गई, हमारे केंद्र सरकार आ गई। ठीक है, अगर किसी राज्य सूची, जैसे मैंने आपको बताया था, राज्य सूची, राज्यों के पास अपनी एक सूची है, अपनी एक लिस्ट है जिस पर वो कानून बनाएगी। लेकिन अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि उसकी लिस्ट में जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर मुझे कानून बनाना चाहिए, कोई एक ऐसा टॉपिक है, तो राज्यसभा ऐसा कर सकती है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा उस राज्य सूची के किसी एक विषय को लेकर वो लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, मतलब कि विवश कर सकती है। ठीक है, इसे फोर्स कर सकती है कि राज्य सूची में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे पूरे राष्ट्र का हित होने वाला है, तो क्यों ना उसको पूरे देश में लागू किया जाए। ठीक है, तो जो राज्य सूची का जो भी टॉपिक है उस पर पूरा देश पे लागू करवाने के लिए कौन कानून बनाएगा, हमारा संसद कानून बनाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा इसको लेकर आता है। ठीक है, इसकी पहल कौन कर सकता है, राज्यसभा पहल करेगा कि हमें इस टॉपिक के ऊपर कानून बनाना चाहिए। ठीक है, और वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 262 कहता है, अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल के वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं, अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियों को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं राज्यों के बीच में, है ना। कोई बांध बना देता है, कुछ बना देता है, और या फिर बांध होता है उसको कभी भी उसका पानी छोड़ देता है तो दूसरे राज्यों में बाढ़ आ सकती है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, इस तरह कोई विवाद। नेक्स्ट अनुच्छेद 263 कहता है, केंद्र राज्य संबंधों के विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, देखिए अंतर्राज्यीय परिषद मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते हैं केंद्र और राज्य के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं, तो इन विवाद को निपटाने के लिए, ताकि ये एक दूसरे का सहयोग करें हमेशा, क्योंकि भैया आप तो हो तो भारत देश के, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में विवाद खड़े हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, बाउंड्री को लेकर, नदी घाटियों को लेकर, है ना। तो इसके लिए, इसके निपटारे के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है, वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, और इनके जो भी मेंबर्स होते हैं ये इन विवादों का निपटारा करते हैं कि भैया क्या प्रॉब्लम है, केंद्र और राज्य क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में, ना क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। अनुच्छेद 266 कहता है, भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्ट एकत्र रहेंगी, विधि संबद्ध प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। देखिए संचित निधि क्या होता है, बहुत ही सिंपल, अनुच्छेद 266 के 1 में लिखा हुआ है कि जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी, है ना, ये या निगम आयकर, जैसे आयकर होता है ना, देखिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, बेचारे सरकार के पास जो आप बिल ये यहाँ पर टैक्स देते हो ना, तरह तरह के टैक्स जो देते रहते हो ना, बस वही टैक्स जो होता है ना सरकार की संचित निधि में चला जाता है। ठीक है, और एक और होती है आकस्मिक निधि होती है। ठीक है, इनमें चली जाती है, बस सरकार उसी का प्रयोग करती है और सड़कें बना देती हैं, या फिर जो भी नए नए कार्य करती है ना, कि बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सब सरकार किस पैसे से बनाएगी, कहाँ से आता है सरकार के पास, जो आप टैक्स देते हैं उसी से ही आता है उनके पास। ठीक है, बस उन्हीं पैसों को प्रयोग करती हैं और वो एक जगह एकत्र कर लेती हैं। एक एक रुपये भी उनके पास जाता है ना, तो इतनी सारी जितनी जनताएं हैं ना, सबसे एक एक रुपया अगर वो लेती है ना, तो उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स देते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों पर टैक्स देते हैं। ये सारी चीज़ों से इतना सारा पैसा हो जाता है सरकार के पास कि वो सड़क बना देती हैं, या फिर जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं चलाती हैं ना, वो सारी फिर उन टैक्स के आधार पर जो भी रुपया एकत्र होता है उन्हीं के आधार पर वो वापस जनता पर लौटाने की कोशिश करती है। ठीक है, अनुच्छेद 267 क्या कहता है, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें आकस्मिक उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। ठीक है, एक आकस्मिक निधि होती है जिसमें ऐसा पैसा इकट्ठा किया जाता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें सरकार को लगे कि अभी हम थोड़ा प्रॉब्लम में हैं, तब जाकर उस पैसे का प्रयोग करें। ठीक है,
अब देखिए अनुच्छेद 275 क्या कहती है, केंद्र द्वारा राज्यों के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार के पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब कोई राज्य है बेचारा थोड़ा सा गरीब हो गया है तो उसको वो पैसा दे सकती है। ठीक है, हेल्प कर सकती है। अनुच्छेद 280 क्या कहता है, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, है ना। हर 5वें वर्ष में नए वित्त आयोग की स्थापना करेगा कौन, राष्ट्रपति जी, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य हो गए। टोटल कितने हो गए, 5 मेंबर। ठीक है, एक अध्यक्ष है और 4 अन्य लोग हैं। ठीक है, ये सब रहते हैं जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। ठीक है, अब देखिए सरकार है ना, केंद्र सरकार अलग से पैसा वसूलती है हमसे और राज्य सरकार हमसे अलग से कर लेती है। ठीक है, ये कर जो लेते हैं ना वही पैसा वसूलना, मतलब इनके पास अलग से कर आता रहता है, हम देते रहते हैं। ठीक है, तो केंद्र के पास कितना कर जा रहा है या राज्य के पास कितना कर जा रहा है, इस सब का लेखा जोखा रखना या फिर इस पर वितरण या अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग को भी गठित करते हैं। ठीक है, और सबसे मेन जो कौन है वो है कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वो तो सिर्फ कंट्रोल करता है इस चीज़ को कि भैया आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, नहीं किया है, आपने इतना पैसा खर्च किया है, आपको इतना फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है ना, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 300 का ए। ठीक है, 300 का क है ना, जो भी क घ घ सब कुछ होता है ना, इसका मतलब ये है कि संशोधन करके बाद में जोड़े गए। ठीक है, ये क घ घ जो भी ये ऐड आपको ऐसा दिख जाए ना जहाँ पर भी क या फिर 312 का क घ घ कुछ भी, इसका मतलब है कि भैया इसको संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, उसको जोड़ा गया है। अब देखिए राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान में 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब देख, पहले क्या होता था कि जैसे पिताजी की जो संपत्ति है वो अपने आप बेटे की हो जाएगी, पहले ऐसा था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं, ये मूल अधिकार में आ गया। मतलब कि भैया पिताजी चाहे तो बेटे को दे दे पूरी, या तो बेटी को दे दे, या तो पूरा कहीं पर दान कराए। ठीक है, पिताजी की इच्छा है क्योंकि ये उसका मूल अधिकार है, भैया उसने कमाया है। ठीक है, बस यही वो कह रहा है। पहले क्या था कि भैया पिताजी का सारा पैसा बेटे का हो जाएगा अपने आप, है ना। लेकिन बाद में कानून बदल दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी न्यूज़ में आता रहता है बेटे ने पापा को मार दिया और सब हड़प लिया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पिताजी ने अगर लिख दिया कि हाँ बेटे का होगा तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 312 क्या कहता है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापना की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में है ना, ये प्रोसेस राज्यसभा में होती है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करे। ठीक है, इसमें बहुत सारी सेवाएं ऐड हो जाती हैं, तो ऐड करने के लिए यहाँ पर पावर किसके पास है, राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा ये पारित किया जाता है कि हमें कौन सी सेवा को अखिल भारतीय सेवा में लाना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी सेवाएं आ जाती है ना, तो नई नई सेवाओं को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पावर है राज्यसभा के पास, राज्यसभा वहाँ पर पारित करेगा और उसको ऐड कर लेगा नई अखिल भारतीय में। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 315 कहता है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। ठीक है, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 324 कहता है चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेगी। अब देखिए चुनाव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, चुनाव चिन्ह देना, चुनाव करवाना, चुनाव का क्षेत्र निर्धारित करना, ठीक है, ये जितने भी पावर है सब होती है चुनाव आयोग के हाथ में। ठीक है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी की, आचार संहिता भी यही लगाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, मतलब कि जो 326 क्या कहता है कि जो भी वोट डालता है वो सब वयस्क होना चाहिए। ठीक है, आपको एज पता होगी किस एज के लोग वोट डालते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं कमेंट करके बस ये बताना है कि इतनी एज के लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे सबको पता होगा। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए। ठीक है, SC ST के बारे में बात हो रही है, लोकसभा में इनके लिए अलग से सीटें हैं। ठीक है, अनुच्छेद 322 कहता है 332
अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी है। ठीक है, दोनों में इनके लिए सीटें बांटी गई हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 335 कहता है अनुसूचित जातियां जनजातियां एवं पिछड़े वर्गों के विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, बहुत सारी तरह तरह की सेवाएं होती है या फिर बहुत सारे एग्जाम्स जो भी निकलते हैं उनमें इनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को गठित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 338 का क, ठीक है, क मतलब कि अलग से जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, पहले जाति आयोग था, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, इनका भी प्रावधान है, इनको भी गठित किया जाए। नेक्स्ट अनुच्छेद 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाए। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए भी आयोग बिठाया जाए। नेक्स्ट अनुच्छेद 343 कहता है संघ आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी में होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि संघ में जो भी कार्य होना है, ठीक है, या तो इंग्लिश भाषा में हो जाता है या फिर वो हिंदी भाषा में होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 347 है यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या के लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति जी दे सकता है। देखिए, कोई भी भाषा है उसको राज्य भाषा घोषित किया जाए या फिर उसको एक अलग से दर्जा दिया जाए तो ये पावर होती है हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में, है ना, कि किसी भी भाषा को राज्य की भाषा घोषित करा जाए। ठीक है, तो किसी भी राज्य में अगर बहुत सारे लोग हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं या समुदाय के लोग हैं जो एक तरह की भाषा बोल रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि इसको राज्य भाषा का दर्जा मिले तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर परमिशन दे सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट अनुच्छेद 351 कहता है यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हिंदी भाषा को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए, जितना ज़्यादा इसको फैलाया जाए, विस्तारित किया जाए, अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे लोग इस भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं, ताकि देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को अगर समझाना चाहता है, अपने आप को समझाना चाहता है, तो अगर उसको सिर्फ हिंदी भी आती है तो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है। ठीक है, कि वो क्या कहना चाहता है। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति शासन आपातकालीन की स्थिति की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कब कर सकता है? 3 कंडीशन है। सुरक्षा युद्ध, उसको लगता है भैया युद्ध होने वाला है, अंदर ही अंदर, है ना, गृह युद्ध जैसे सिचुएशन हो रही है, या फिर बाह्य आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण करना चाहता है, या फिर सैन्य विद्रोह हो जाएगा, वहाँ की जो सेना है वही हमारे ऊपर विद्रोह करने लग जाएगी, ऐसा कुछ अगर होता है तो आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। ठीक है, रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि अगर बाहर से आक्रमण हो गया, फिर आंतरिक अशांति हो जाती है, से राज्य की रक्षा करने का जो कार्य है वो संघ का कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 356 कहता है यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं एक चीज़ कि राज्य में जो सरकार चलती है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलती है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति जी ने नियुक्ति करी है राज्यपाल की, ठीक है, याद रहे, राष्ट्रपति जी ने नियुक्ति करी है राज्यपाल की, सिर्फ ये देखने के लिए एक महत्वपूर्ण नज़र रखता है राज्यपाल राज्यों में कि कहीं संवैधानिक तंत्र असफल तो नहीं हो रहा है, मतलब जो संविधान में जैसा लिखा गया है कि किस प्रोसेस से चलना चाहिए हमारे देश, क्या उसका उल्लंघन हो रहा है क्या किसी राज्य में, किसी राज्य सरकार द्वारा कोई मुख्यमंत्री ऐसा अपनी चला रहा है क्या? अगर राज्यपाल ने ये देख लिया तो राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाकर दे देगा राष्ट्रपति जी को कि भैया वहाँ का संवैधानिक तंत्र तो असफल हो गया, वहाँ के जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो अपनी चला रहे हैं, वहाँ पे संविधान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसे में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है। देखिए राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, वहाँ की जो सरकार होती है ना, राज्य सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है, संविधान का फॉलो नहीं कर रही है संविधान को, तो किस तरह की राज्य सरकार है। ठीक है, इसलिए उसको हटाना ही अच्छा रहता है, ऐसा राज्यपाल समझता है, रिपोर्ट बना के दे देता है राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, किस बेसिस पे, बस एक लाइन याद रखना है, संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट कौन बना के देगा, कौन नजर रख रहा है वहाँ पर, राज्यपाल। नेक्स्ट अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या एवं शाख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, वित्त मतलब वही पैसे के बारे में बात हो रही है। अगर राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि भारत या इसके किसी भाग में, ठीक है, किसी भाग में, किसी भी राज्य में अगर वहाँ पर पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि गरीब होता जा रहा है कोई राज्य या फिर हमारा देश ही गरीब होता जा रहा है, तो ऐसे में वित्त आपातकाल लगता है। ठीक है, वैसे ये कभी लगा नहीं है, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं आए हैं। अनुच्छेद 365 है ना, जैसे भूखमरी जैसी हालत हो जाती है ना, ऐसे में लगता है। अनुच्छेद 365 क्या कहते हैं, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देशक का पालन करने में असफल है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि समस्त होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति में नहीं है, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, अब दो तरीके हैं राष्ट्रपति शासन लगाने का दो राज्यों में। ठीक है, देखिए एक तो राज्यपाल अगर रिपोर्ट तैयार करके दे दे कि वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, और दूसरा तरीका कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देशक का पालन करने में असफल रहता है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है संसद क्या करती है, कानून लेकर आती है तो पूरे देश में लागू होता है, और किसी राज्य में अगर उस कानून का उल्लंघन हो रहा है और वो उल्लंघन सरकार ही कर रही है, तो ऐसे में जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ये विधि के तहत ये समझेंगे कि भैया ये राज्य हमारी नहीं सुन रहा है, यहाँ पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है संविधान का, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अनुच्छेद 368 कहता है संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, वही बात अनुच्छेद 300 है, उसमें क घ घ कुछ भी जोड़ सकती है। ये पावर किसके पास है, संसद के पास है ना, संसद को पावर है कि वो संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है उसको। अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 370 तो गया, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा तो गया, राज्य भी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया वो तो। कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। ठीक है, अनुच्छेद 371 कहता है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 394 का क कहता है राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। देखिए इसका मतलब क्या रहा, जब हमारे भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था ना, देखिए कितने पढ़े लिखे लोग थे तब, सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी में नहीं लिखा गया। सब कुछ A to Z, छोटा सा छोटा वर्ड इंग्लिश में लिखा गया है, सब कुछ। कितने टैलेंटेड लोग थे उस समय के ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कितने टैलेंटेड व्यक्ति रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई थी। तो राष्ट्रपति जी अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवा सकता है, क्योंकि भैया हर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने भी मंत्री वगैरह हैं या फिर संसद में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सबको इंग्लिश समझ में आती हो, ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी ये अधिकार समझते हैं कि संविधान का जो संविधान लिखा गया है उसका हिंदी भाषा में भी अनुवाद करवाया जाए ताकि सब इसको समझ सकें। ठीक है, अभी के समय में सबको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी समझ सके, इसलिए संविधान की जो पुस्तक है उसका हिंदी भाषा में भी अनुवाद करवाया गया है। ठीक है, लेकिन जब ये बनी थी ना पुस्तक हमारी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, जब ये लागू हुआ था ना, उस समय सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। देखिए सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब तो बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया है ताकि सबको समझ में आए। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 MCQs मैं आपको कल करवा दूंगी और वो आपको सारे आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।